Hi, hello. Welcome to Resonance Classes Handwara. I am a botany tutor. तो today our topic is that genetics. Okay. तो genetics में सबसे पहली बात ये है कि जो टर्म है, this term was coined by W. Batson in 1906. देखिए, अगर मैं genetics को define करूं, तो genetics जो है एक ऐसा ब्रांच है जिस ब्रांच में हम एक्चुअल जो है ना जीन्स को स्टडी करते हैं. लेकिन जीन्स को स्टडी करने का मतलब ये हुआ वी आर गोइंग टू स्टडी द हेरिडिटी और वी कैन से वी आर गोइंग टू स्टडी द वेरिएशन. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बेसिकली जो हेरिडिटी है दैट्स अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है ना, और ये चीज भी किसकी वजह से होगा? जीन्स की वजह से होगा. और जो वेरिएशन है, जैसे जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर एंड और वी कैन से रिकॉम्बिनेशन, तो वहां पे क्या होगा? देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज वेरिएशन. सो बिकॉज ऑफ जीन्स देयर इज वेरिएशन, बिकॉज ऑफ जीन्स देयर इज हेरिडिटी. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हेरिडिटी, जिसको स्टडी किया था मेंडल ने. ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट हम जेनेटिक्स में लेंगे दैट्स अ क्लासिकल पार्ट, दैट्स अ क्लासिकल जेनेटिक्स और वी कैन से मेंडलिज्म. और लेटर ऑन विल डिस्कस द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. तो आज से सीरीज स्टार्ट होने वाली है. तो इसके लेक्चर जो है डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे, तो हम डिफरेंट पार्ट्स में इसको जो है ना कंप्लीट करने जा रहे हैं. ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स हियर. जैसे पहला टर्म है दैट इज द जीन. नाउ लिसन, हम जीन को देखेंगे कि जीन जो है ना एक टर्म है, इस टर्म को हम कैसे डिफाइन करें. ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे ये है, जब मैंने आपसे कहा कि जीन यहाँ पे हम डिफाइन करने वाले हैं. देखिए जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सेल ली. जैसे आप जानते हो कि सेल जो है ना, इसके न्यूक्लियस के अंदर जो है ना हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है, दैट्स अ डीएनए. बट रिमेंबर कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम. ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, आप इस पॉइंट पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज क्रोमैटिन और व्हाट इज द डीएनए. ठीक है, देखिए एक्चुअल में डीएनए जो है ना बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन न्यूक्लियस का जो डायमीटर है बहुत कम है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी छोटी सी जगह में आपको बड़े से डीएनए मॉलिक्यूल को एडजस्ट करना है. तो उस चीज के लिए क्या किया गया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है हमारा, इस डीएनए मॉलिक्यूल को एक प्रोटीन के इर्द गिर्द जो है ना रैप किया गया. दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज द हिस्टोन प्रोटीन. नो डाउट देयर आर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एज वेल, लेकिन अभी जो है मैं हिस्टोन प्रोटीन्स की बात कर रहा हूं. तो डीएनए जो है ना इसको रैप किया गया अराउंड व्हाट? हिस्टोन प्रोटीन, सो दैट ये इतना कॉम्पैक्ट हुआ कि अब जाके ये एडजस्ट हो रहा है किसमें? न्यूक्लियस में. सो दैट मीन्स बच्चों, क्रोमोसोम जो है ना दैट इज बेसिकली द डीएनए एंड द हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है, सो अगर मैं आपसे पूछूं अब कि एक क्रोमोसोम पे कितने डीएनए प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर डायरेक्टली आएगा दैट्स वन डीएनए. सो बेसिकली वन क्रोमोसोम विल रिप्रेजेंट वन डीएनए. ओके, सो क्रोमोसोम और डीएनए में डिफरेंस इतना है कि क्रोमोसोम जो है ना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए जो है दैट्स रैप्ड अराउंड व्हाट? हिस्टोन प्रोटीन. और डीएनए जो है, अब हम डीएनए की बात करने जा रहे हैं. डीएनए जो है ना, अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें, ठीक है ना, तो यहां पे मोस्टली जो जेनेटिक मटेरियल है दैट्स डीएनए. सो डीएनए जो है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल. नाउ क्वेश्चन उठता है कि जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब है? दैट मीन्स डीएनए के अंदर जो है ना मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होंगे जिनमें जो है ना इंफॉर्मेशन होगी, और उसी इंफॉर्मेशन से जो है ना सारे सेल को और सारी बॉडी को जो है ना कंट्रोल किया जा रहा है. ठीक है, सो लिसन, हम डीएनए के बारे में बोल रहे हैं कि इट्स अ जेनेटिक मटेरियल. देखिए बच्चों ध्यान देना, आप अच्छे से इस चीज को समझ लेना कि मैंने आपसे कहा कि सपोज यहां पे एक डीएनए मॉलिक्यूल है, हम जीन को डिफाइन करने जा रहे हैं, आप अच्छे से समझ लेना. जैसे मान लो मैंने एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल लिया. ठीक है, और सपोज इस डीएनए सेगमेंट जो है ना, इस पे बहुत सारे जो है छोटे छोटे मैंने यहाँ पे सेगमेंट्स लिए. सो दैट मींस एक डीएनए मॉलिक्यूल मैंने लिया, इस डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर जो है ना बहुत सारे सेगमेंट्स. सपोज देयर इज सेगमेंट 1 एंड देयर इज सेगमेंट 2. और मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि जो सेगमेंट 2 है दैट इज फंक्शनल. द सेगमेंट 2 इज फंक्शनल एंड सेगमेंट 1 जो है दैट इज नॉन फंक्शनल. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द नॉन फंक्शनल. सो मेरे पास दो सेगमेंट है यहां पे, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2. द सेगमेंट 1 इज नॉन फंक्शनल एंड द सेगमेंट 2 इज फंक्शनल. पहले मैं डिफाइन करूंगा ये फंक्शनल कहने का क्या मतलब हुआ. देखिए जब मैं कह रहा हूं कि जो सेगमेंट 2 है इट इज फंक्शनल, दैट मींस दिस सेगमेंट विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन एंड इट विल फॉर्म द एमआरएनए.
और इस mRNA के अंदर जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। रिमेंबर गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। मैंने कहा आपसे जो सेगमेंट है ये फंक्शनल है, तो फंक्शनल कहने का मतलब ये हुआ इट विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन एंड इट विल फॉर्म व्हाट, द mRNA, एंड दैट mRNA विल अंडरगो ट्रांसलेशन एंड दैट विल फॉर्म द प्रोटीन। नाउ यहां पे जो प्रोटीन बना इस जीन के थ्रू, दिस प्रोटीन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कैरेक्टर। नाउ दिस प्रोटीन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कैरेक्टर। से फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट ऑफ द प्लांट बोलते हैं, तो हाइट ऑफ द प्लांट जो है दैट्स अ कैरेक्टर, और सपोज दैट मींस उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन से एक ऐसा प्रोटीन बन रहा है जिस प्रोटीन की वजह से हाइट जो है ना डिटरमाइन हो रही है। सो दैट मीन्स मैंने इस सेगमेंट को बोला इट इज फंक्शनल सेगमेंट। कहने का मतलब ये है इट विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन फॉलोड बाय ट्रांसलेशन एंड इट विल फॉर्म द प्रोटीन। लेकिन जो नॉन फंक्शनल सेगमेंट है बच्चों, इसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं होगा, और जो ये फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए पे बच्चों, इसी को हम जीन कहते हैं। So this is the first term, that's the gene। तो मैंने आपसे कहा था कि जीन को हम डिफाइन करेंगे, तो मैंने कहा जीन जो है that is basically the DNA segment, but that's a functional DNA segment। Now functional means कि जो जीन है it will undergo transcription, translation and it will form the protein which will ultimately govern a character। ठीक है। So coming back to this thing, मैंने आपसे कहा था हम यहाँ पे टर्म्स को डिफाइन करेंगे। तो पहला टर्म जो हमने डिफाइन किया that's a gene। अब देखिए जीन के साथ मैंने एक टर्म यहां पे लिखी है दैट्स अ फैक्टर। अब जो मेंडल भाई साहब थे, मेंडल ने क्या किया, उसने जीन की जगह टर्म यूज किया था फैक्टर। ठीक है। सो दैट मींस बच्चों जो मैंने यहां पे फैक्टर लिखा है, सो दैट इज बेसिकली अ टर्म दैट्स यूज्ड फॉर जीन एंड इट वाज यूज्ड बाय मेंडल। इसको यूज किसने किया था? मेंडल ने यूज किया था, इसको मेंडल ने यूज किया था। लेकिन लेटर ऑन जो है ना, इसी फैक्टर का नाम जो है ना जीन रखा था किसने? जॉनसन जो था 1909 में, उसने फैक्टर का नाम जीन रखा। नाउअडेज वी कॉल दिस फैक्टर एज अ जीन। सो मेंडल ने फैक्टर यूज किया था, लेकिन अब हम इस फैक्टर की जगह क्या यूज करते हैं? जीन टर्म यूज करते हैं। ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट टर्म, दैट्स अ जीन। नाउ सेकंड, दैट्स अ कैरेक्टर। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा जीन जो है इट्स अ फंक्शनल सेगमेंट। सो इसका मतलब ये हुआ कि जीन से एक प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन जो है ना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा यू कैन राइट हाइट ऑफ द प्लांट। मैंने कहा आप लिखोगे हाइट ऑफ द प्लांट। सो हाइट जो है प्लांट की दैट इज द कैरेक्टर, दैट इज द कैरेक्टर। सो अभी मैं जो है ना मेंडल्स का आइडिया दे रहा हूं आपको। सो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं कि मेंडल ने क्या कहा था। उसने एक्चुअल जो जीन स्टडी किए थे, दे वर गवर्निंग ओनली अ सिंगल कैरेक्टर। बट आगे जाके आपको ये भी देखना होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि एक जीन जो है ना दैट कैन गवर्न मल्टीपल कैरेक्टर्स, बट दिस टाइम यू हैव टू रिमेंबर दैट वन जीन विल गवर्न वन कैरेक्टर। ठीक है। सो दैट मीन्स अगर मैंने बच्चों यहां पे हाइट ऑफ द प्लांट लिखा, सो दैट मीन्स इस हाइट ऑफ द प्लांट के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। सपोज दैट जीन इज कॉल्ड एज जीन टी, और मैंने जीन का नाम रखा जीन टी, और मैंने कहा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर दैट्स द हाइट ऑफ द प्लांट। लेकिन बच्चों जब आप प्लांट की हाइट की बात करोगे तो आपको प्लांट जो है या तो टॉल मिलेगा, ठीक है ना, या तो प्लांट जो है ना वो ड्वार्फ मिलेगा। तो हाइट ऑफ द प्लांट जो है दैट्स अ कैरेक्टर, बट जो मैंने यहां पे टाल और ड्वार्फ लिखा, दीज आर कॉल्ड एज द ट्रेट्स। इनको क्या बोलते हैं? ट्रेट्स बोलते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, मैंने आपसे कहा जीन टी है, इट विल फॉर्म द प्रोटीन, क्योंकि अभी मैंने कहा था ये फंक्शनल सेगमेंट है तो प्रोटीन बनाएगा। उस प्रोटीन से एक कैरेक्टर गवर्न होगा, यानी दैट प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइट ऑफ द प्लांट। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पे ये उठता है, फिर टॉल और ड्वार्फ कैसे बनेगा? ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा बच्चों, इस जीन जो है ना, ये जीन जो है, इस जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे। सपोज द टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स आर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सो इस जीन के मैंने दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स यहां पे लिए। इसमें से पहला अल्टरनेटिव फॉर्म जो है ना, सपोज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द प्लांट टॉल। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जीन का वो फॉर्म है जिससे एक ऐसा प्रोटीन बनेगा ताकि प्लांट की हाइट क्या होगी? टॉल होगी। और सिमिलरली मैं कह रहा हूं कि ये एक जीन का ऐसा फॉर्म है, इसी जीन का एक ऐसा फॉर्म है
जिससे एक ऐसा प्रोटीन बनेगा विच विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्वार्फ प्लांट। तो क्या समझे आप यहां पे, एक जीन जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर, बट कैरेक्टर कैन हैव टू ट्रेट्स। वंस अगेन मैं जो कॉन्सेप्ट आपको अभी बता रहा हूं, इट्स अकॉर्डिंग टू द मेंडल, बट रिमेंबर देयर कैन हैव मल्टीपल ट्रेट्स फॉर अ कैरेक्टर, बट दिस टाइम मैं आपको मेंडल्स का आइडिया दे रहा हूं। तो फॉर अकॉर्डिंग टू मेंडल यू हैव टू रिमेंबर दैट अ सिंगल कैरेक्टर कैन हैव टू ट्रेट, दैट्स कॉल्ड द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। आगे जाके बताऊंगा मैं आपको, लेकिन मैंने आपसे कहा अगर इस कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है और इस कैरेक्टर के दो ट्रेट्स है, तो डेफिनेटली इस जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होने चाहिए। एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऐसा प्रोटीन बनाएगा जिससे टॉल बनेगा, और एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऐसा प्रोटीन बनाएगा जिससे ड्वार्फ बनेगा। सो इसका मतलब ये हुआ, if a gene is responsible for character, at the same time we have alternative forms of gene, those are responsible for governing the traits, and remember these alternative forms of the genes are known as alleles, और इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, अलील्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में आपको बता दिया, आपने यहाँ पे समझा कि कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक जीन, और उस जीन के जो है ना अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकते हैं जिन्हें हम अलील्स कहते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग द ट्रेट्स। नाउ सी, ये यहां पे हमने ट्रेट्स और अलील्स के बारे में बात की। देखिए अनदर टर्म इज दैट इज होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज होमोजाइगस कंडीशन एंड व्हाट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बोर्ड पे लेता हूं, आप देखिए यहां पे हम स्टडी करेंगे what is homozygous condition and what is heterozygous condition. Now listen, देखो बच्चों ध्यान देना, आप समझ लेना। जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पे सेल ली, दिस इज अ सेल, और इस सेल के अंदर जो है ना क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे एक सेल ली, इसके अंदर क्रोमोसोम है दैट्स क्रोमोसोम नंबर 1, और यहाँ पे एक सेल ली, देयर इज क्रोमोसोम दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 2। बच्चों अक्सर मैं जब क्लासेस में ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं कि इसमें जो है ना हैप्लॉइड कौन है, डिप्लॉइड कौन है और पेंटाप्लॉइड कौन है, तो आपका आंसर आता है कि दिस इज हैप्लॉइड, दिस इज डिप्लॉइड एंड दिस इज पेंटाप्लॉइड, बट द क्वेश्चन इज दे आर ऑल हैप्लॉइड। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है बच्चों। यहां पे 5 क्रोमोसोम देखने का मतलब डजंट मीन इट्स पेंटाप्लॉइड। 5 क्रोमोसोम है लेकिन सारे क्रोमोसोम सिंगल है, तो दैट मींस इट्स हैप्लॉइड, देयर इज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसी तरह आप यहां पे देखिए, भले यहां पे एक ही क्रोमोसोम है लेकिन सिंगल ही प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको भी हैप्लॉइड बोला। यहां पे 2 क्रोमोसोम है लेकिन दोनों जो प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, सिंगल ही प्रेजेंट है, तो हम इसको बोल रहे हैं हैप्लॉइड। नाउ लिसन, अगर मैं यहां पे एक सेल ले रहा हूं, सपोज देयर आर 5 क्रोमोसोम्स, लेकिन इन 5 क्रोमोसोम जो है ना दे आर प्रेजेंट इन 2 सेट्स, सो द टोटल नंबर इज 10 क्रोमोसोम्स। आप देख रहे हो यहां पे क्रोमोसोम जो है ना वो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ हर किसी क्रोमोसोम का अपना एक होमोलॉगस पेयर प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे दिस इज डिप्लॉइड एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय 2n, सो दिस इज द डिप्लॉइड। ठीक है, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, व्हाट इज हैप्लॉइड एंड व्हाट इज डिप्लॉइड। देखिए अब मैं बोलना क्या चाहता हूं, ध्यान दीजिए आप। सपोज मैंने आपसे कहा एक जीन है, इस जीन का नाम है जीन ए। ठीक है, एंड डेफिनेटली इट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ए कैरेक्टर, so this gene is responsible for a character. Now listen, ध्यान देना। और मैंने अभी आपसे कहा था इस जीन के जो है ना 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे जिन्हें हम अलील्स कहते हैं, एंड दोज अल्टरनेटिव फॉर्म्स आर सपोज कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। ठीक है, तो दैट मीन्स इन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स का नाम क्या दिया मैंने, इन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स का नाम मैंने दिया अलील्स। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान देना। अब हम इन अलील्स को जो है ना क्रोमोसोम लेवल पे देखते हैं कि किस तरह से कंबाइनली ये प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पे एक क्रोमोसोम लिया दैट्स क्रोमोसोम नंबर 1 एंड दिस इज अनदर क्रोमोसोम दैट्स क्रोमोसोम नंबर 2। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आने वाली है कि सपोज मान लीजिए, एक मिनट इसको हटा दिया। ठीक है, तो सपोज मैंने यहां पे क्रोमोसोम नंबर 1 लिया, ठीक है ना, और इसी का होमोलॉगस क्रोमोसोम लिया दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1। सो वी हैव अ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब मान लो एक जीन इस पे है दैट इज जीन ए। अब इस जीन ए के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। अब देखिए ध्यान देना, अच्छे से समझ लेना आप इसको कि यहां पे जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो ये है, हो सकता है कि
इस सेम लुक्स पे आपको कैपिटल ए मिले, यानी दोनों फॉर्म जो अलील्स के है दैट इज कैपिटल ए। या हो सकता है कॉम्बिनेशन इस तरह से में कि एक पे कैपिटल ए होगा, दूसरे पे स्मॉल ए होगा, यानी इस तरह से कंडीशन हो सकती है। और बच्चों हो सकता है कंडीशन ये हो कि स्मॉल ए मिले, ठीक है। देखिए यहां पे ये जो है ना, ये जो है दिस रिप्रेजेंट्स अ लोकस, और लोक्स यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे कितने अलील्स है, 2 अलील्स है, बट दीज 2 अलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन ए। अब यहां पे मैंने कहा इस जीन के 2 अलील्स है, तो 2 अलील्स से कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल बन रही है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो दोनों यहां पे सेम लोक्स पे जो ना सेम अलील्स प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, वी कॉल इट एज होमोजाइगस कंडीशन। तो बच्चों अगर आप इस चीज को देखोगे ये भी होमोजाइगस ही है, क्योंकि यहां पे भी 2 अलील जो है ना सेम है, लेकिन यहां पे 2 अलील सिमिलर नहीं है, वन इज कैपिटल ए अनदर इज स्मॉल ए। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ इस चीज को हम यहां पे बोलेंगे हेट्रोजाइगस, ठीक है ना, वी कॉल इट एज हेट्रोजाइगस। तो इसका मतलब ये हुआ द होमोजाइगस मीन्स व्हेन द सेम अलील्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोक्स, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड व्हेन 2 डिफरेंट अलील्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम लोक्स वी कॉल इट एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। बच्चों एक बात मैं आपसे बता दूं, यहां पे आप ध्यान दीजिए, अच्छे से समझ लेना। आपने पढ़ा होगा कभी दैट एक्स लिंक्ड जीन्स, ठीक है ना। इसी तरह से बच्चों आपने पढ़ा होगा वाई लिंक्ड जीन्स, वाई लिंक्ड जीन्स। एक बात समझ लेना, जैसे मान लो मैंने यहां पे एक्स क्रोमोसोम बना दिया, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एक्स क्रोमोसोम। रिमेंबर एक्स क्रोमोसोम में ऊपर और नीचे एक रीजन होता है जिस रीजन को हम पार रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं यहां पे वाई क्रोमोसोम बना दूं तो वाई क्रोमोसोम में भी आपको ये 2 रीजन्स देखने को मिलेंगे। बच्चों ध्यान देना, ये वाई क्रोमोसोम है और ये एक्स क्रोमोसोम है। रिमेंबर बच्चे याद रखते हैं एक्स लिंक्ड जीन्स का मतलब होता है ऑल दो जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, बट दैट्स रॉन्ग। रिमेंबर थिंग, मैंने कहा एक्स क्रोमोसोम में भी आपको 2 रीजन्स मिलेंगे जिनको पार बोलते हैं, और ये पार रीजन आपको वाई क्रोमोसोम में भी मिलेगा। Remember the power of X region, X chromosome is homologous to the power of Y chromosome. ठीक है, तो बचा यहां पे ये वाला रीजन, नाउ दिस रीजन, इस रीजन में जो भी जीन प्रेजेंट होगा दैट इज एक्चुअल X लिंक। सिमिलरली इस रीजन में जो जीन प्रेजेंट होगा दैट इज एक्चुअली Y लिंक्ड जीन, जिन्हें आप हॉलो इंटरेक्ट जीन्स भी बोलते हो लेटर ऑन। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, आप अच्छे से समझ लेना इस बात को, कि हमने कहा आपसे कि अगर जीन एक्स लिंक्ड होगा तो दैट मीन्स वो इस रीजन में प्रेजेंट होगा। वो किस रीजन में प्रेजेंट होगा, इस रीजन में प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स अगर मान लो एक जीन एक्स लिंक्ड है, सपोज जीन का नाम है जीन ए और वो एक्स लिंक्ड है, ठीक है ना, और मान लो कॉम्बिनेशन ऐसा है, वी हैव कॉम्बिनेशन एक्स एक्स। तो बच्चों मान लो इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म कैपिटल ए है, दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म स्मॉल ए है। तो जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि आपको कैपिटल ए भी मिल सकता है, मींस होमोजाइगस, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक एक्स क्रोमोसोम पे कैपिटल ए होगा, दूसरे पे स्मॉल ए होगा, तो दैट मींस हेट्रोजाइगस इज आल्सो पॉसिबल। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि अगर कॉम्बिनेशन इस तरह से होगी एक्स एंड वाई एंड द जीन इज एक्स लिंक्ड, देखिए उस टाइम क्या होगा, अगर मान लो उस जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म यानी ए यहां पे है, तो हो सकता है अगर ये एक्स लिंक्ड है तो इसका कोई भी अल्टरनेटिव फॉर्म वाई पे प्रेजेंट नहीं होगा, यानी आपको यहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल है, वी कॉल दिस कंडीशन एज हेमीजाइगस। तो बच्चों इस कंडीशन को हमने नाम दिया हेमीजाइगस। सो द 3 टर्म्स आर क्लियर, वन इज द होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस एंड हेमीजाइगस, ठीक है ना। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।